तो थ्योरम 6.5 कर रहे हैं और ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देखो क्या कह रखा है। कह रखा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है कि दो त्रिभुज हैं, एक है ये त्रिभुज और एक मान लो ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो एक कोण है वो बराबर है ना। कोई भी एक कोण ले लो, लेट से हमने मान लिया कि एंगल सी बराबर दिया है एंगल आर के, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। अंतर्गत का मतलब ये है कि ये कोण जिन भुजाओं के बीच में आता है, जैसे एंगल सी और एंगल आर लिया आपने, एंगल सी किस भुजा के बीच में आता है, ए सी और बी सी के बीच में, और एंगल आर किस में आता है, पी आर और क्यू आर के बीच में। तो ये भुजाएं समानुपाती हैं। कहने का मतलब ए सी और पी आर का रेशो बराबर है बी सी और क्यू आर के रेशो के। ये आपको दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं इसको, हमें दिया है। क्या दिया है हमें, ए सी और पी आर का रेशो बराबर दिया है बी सी और क्यू आर के रेशो के। ये आपको बराबर दिया हुआ है, ए सी पी आर का रेशो बराबर दिया है बी सी क्यू आर के रेशो के। और एंगल सी और एंगल आर ये भी बराबर दिए हैं, एंगल सी बराबर दिया है एंगल आर के। बस सुनाई, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, है ना। अब समरूपता को प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन कसौटियाँ हैं। कौन कौन सी, एंगल 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 समरूपता कसौटी, या फिर आप एंगल एंगल कह लो। एक है साइड 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 समरूपता कसौटी, एक है आपकी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, है ना। अच्छा, अब मैं प्रूफ किसको कर रहा हूँ, इसको प्रूफ कर रहा हूँ। तो जिस थ्योरम को आप प्रूफ कर रहे हो ना, उसको छोड़ करके आप बाकी थ्योरम यूज़ कर सकते हो। अब मुझे इन दोनों को समरूप करना है, तो इसको छोड़ करके, क्योंकि इसी को तो मुझे प्रूफ करना है ना, तो इसको छोड़ करके मैं ये बची हुई दो थ्योरम इनका यूज़ कर सकता हूँ। चाहे तो इसका यूज़ कर लेंगे, चाहे तो इसका यूज़ कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप एंगल एंगल एंगल, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों को बराबर दिखा दें, मतलब ये कोण इसके बराबर तो दिया है, अब इस कोण को अगर आप इस कोण के बराबर दिखा दें कैसे ना कैसे करके, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर दिखा दें कैसे ना कैसे करके, तो आप एंगल एंगल समरूपता कसौटी से इन दोनों को समरूप कह सकते हैं। या फिर साइड 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 का रेशो बराबर दिखाओ, या फिर एंगल 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 का, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करके आप इन दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। बस समझ आई। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप बाकी थ्योरम्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी का यूज़ कर प्रूफ कर रहा हूँ ना, तो इसको छोड़ करके मैं बाकी थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो करें स्टार्ट फिर। अच्छा, इन दोनों को समरूप कैसे दिखाएंगे उसका पहले लॉजिक समझ लो। हमें ना इन दोनों त्रिभुजों के एंगल्स को बराबर दिखा देंगे। ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है, मैं क्या करूँगा कि कैसे ना कैसे करके एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखा दूंगा और एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर दिखा दूंगा। जैसे दिखा दूंगा तो मैं कह दूंगा कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप है ना। तो करेंगे कैसे वो देखो आप, फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा इसके लिए करेंगे हम रचना। रचना मैंने आपको बताया था तीनों में सेम है, 6.3 6.4 6.5, इन तीनों थ्योरम्स की रचना सेम है। तो रचना क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम एक पॉइंट ले लेंगे, लेट से ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट हमने ले लिया एफ, इन दोनों को देंगे जोड़। और ये पॉइंट ऐसे लेने हैं ताकि ए सी और ई आर इनकी लेंथ बराबर हो, आर एफ और बी सी इसकी लेंथ बराबर हो, है ना। तो लिखते हैं, चलो हम कहेंगे कि पी आर पर ई और आर के ऊपर एफ बिंदु लिया। और किस तरीके से लिया, कि इस तरीके से लिया ताकि ये जो ए सी की लेंथ है ये बराबर हो जाए ई आर के, और ये जो बी सी की लेंथ है ये बराबर हो जाए आर एफ के।
बात समझ में आ गई? इतना तो हम पहले भी करते थे, तो पहले इतना नोट कर लो आप, उसके बाद देखते हैं। नोट करो। देखो अब सिद्ध, अब करेंगे कैसे वो समझो। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन पहले समझ लो। तो देखो, पहला स्टेप हमेशा क्या क्या होता है इस टाइप की थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, 6.3, 6.4, 6.5, इन तीनों थ्योरम्स में जो पहला स्टेप होता है, वो पहला स्टेप ये होता है कि आपको कैसे ना कैसे करके इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज को कैसे ना कैसे करके इस त्रिभुज के, त्रिभुज आर ई एफ, इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना होता है। बस भाई, आपको कैसे ना कैसे करके इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना होता है। यही 6.3 में किया, यही 6.4 में किया, यही 6.5 में करेंगे, है ना। जैसे ही आप इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओगे, ध्यान से समझना, पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। जैसे ही आप इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओगे तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ई के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। बात सुन भाई, पहला स्टेप क्या, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओ, उससे होगा क्या, एंगल ए एंगल ई के बराबर और एंगल बी एंगल एफ के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे तो यार इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है ना, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे समरूप दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए। अब कैसे बराबर करेंगे वो समझो। आपने इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप ये होगा कि आप ई एफ रेखा को पैरेलल दिखाएंगे पी क्यू के। पहला स्टेप क्या, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओ। दूसरा स्टेप क्या कि आपको इन दोनों भुजाओं को, इस रेखा को और इस भुजा को समांतर दिखाना है। जैसे ही आप इन दोनों को समांतर दिखाओगे तो एंगल ई बराबर होगा एंगल पी के, एंगल एफ बराबर होगा एंगल क्यू के। समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर देखो, एंगल ए पहले आपने एंगल ई के बराबर किया, अब हुआ क्या कि एंगल ई एंगल पी के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है ना, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए और पी बराबर नहीं हो गए। नहीं समझे? वापस समझ लो। ये त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम किया, सेकंड स्टेप में ई एफ को पी क्यू के पैरेलल किया। पैरेलल क्यों किया? ताकि ये कोण बराबर हो जाए, है ना। अब आपने पहले तो एंगल ए को ई के बराबर दिखाया, और ई किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो इसका मतलब ए और पी बराबर हो गए। ऐसे ही बी और क्यू भी क्या हो गए? बराबर। क्यों? बी और एफ को बराबर दिखाया आपने, है ना। फिर आपने एफ को क्यू के बराबर दिखा दिया इन दोनों को पैरेलल करके। तो इसका मतलब बी और क्यू क्या हो गए? बराबर हो गए। और सी और आर तो बराबर थे ही। तो आपने एंगल 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 समरूपता कसौटी से इन दोनों लाल त्रिभुजों को, ये और ये, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया, और यही हमें दिखाना था। तो एक बार स्टेप वापस से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप अगर आपको पता चल गया ना पहले कि हम क्या क्या स्टेप लेंगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये जो प्रमेय कह लो, क्वेश्चन कह लो, बात एक ही है, क्योंकि जब आपकी एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन के रूप में आएगा ना। ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है। सर्वांगसम दिखाने से क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। इसके बाद आपको ये भुजा को इस भुजा के समांतर दिखाना है। इससे क्या होगा, एंगल ई एंगल पी के बराबर, एंगल एफ एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण हो गए, है ना। तो ए और पी बराबर हो गए, बी और क्यू बराबर हो गए, सी और आर बराबर हो गए, और यही हम चाहते थे। स्टेप समझ में आया? करें फिर स्टार्ट। देखो, तो पहला स्टेप क्या बताया, इन दोनों को आपने सर्वांगसम दिखाना है ना। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर ई एफ, इनमें ये दोनों आराम से सर्वांगसम हो जाएंगे। पिछली जो प्रमेय थी उसमें बहुत मुश्किल आई थी इन दोनों को सर्वांगसम करने में, लेकिन अब की बार आराम से हो जाएंगे। कैसे? ए सी ई आर के बराबर है, रचना करी आपने। बी सी आर एफ के बराबर है, ये भी रचना की आपने, है ना। और ये एंगल इस एंगल के बराबर तो दिया हुआ है कि नहीं। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो करते हैं, चलो। सबसे पहले लिखेंगे ए सी बराबर है ई आर के। क्यों है? रचना की थी भाई। और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। क्यों है? क्योंकि दिया था, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कोण बराबर है।
ठीक है। बी सी बराबर है आर एफ के, क्यों है? क्योंकि बताइए क्यों है, रचना की थी। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ध्यान दें समरूपता नहीं लिख सकता क्योंकि इसी को तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, साइड एंगल साइड को तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना, तो साइड एंगल साइड समरूपता नहीं लिख सकता। पिछली थ्योरम में लिख सकते थे क्योंकि उस टाइम आप कुछ और प्रूफ कर रहे थे। ध्यान रखना, जो थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हो उसको छोड़ करके आप बाकी थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समरूपता लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, सर्वांग समता नियम से। पिछली बार इससे कर रहे थे, पिछली बार अगर आप चाहते तो साइड एंगल साइड समरूपता लिख सकते थे, 6.3 की बात करूँ तो मैं, क्योंकि वहाँ पर आप किसी दूसरी थ्योरम को प्रूफ कर रहे थे ना, इसको नहीं कर रहे थे। इसलिए सर्वांग समता नियम से मैं क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आर ई एफ के। पहला स्टेप तो चलो खत्म हुआ। इसके बाद क्या होगा, ये जो एंगल ए है ये बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और ये जो एंगल बी है ये बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। रीजन आप लिखेंगे सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, या तो हिंदी में लिख दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद मुझे कैसे ना कैसे करके ई एफ को पी क्यू के पैरेलल करना है। अब वीडियो को पॉज करो, खुद ब खुद सोचो कि कैसे मैं ई एफ को पी क्यू के पैरेलल कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप तो यही था ना, ई एफ को पी क्यू के पैरेलल करना। कैसे कर सकता हूँ खुद सोचो। अच्छा हिंट बता देता हूँ आपको मैं, रुको एक बारी। हिंट है आपका ये, हम इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम ई एफ को पी क्यू के पैरेलल करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि कैसे मैं इसका यूज़ करके ई एफ को पी क्यू के पैरेलल कर सकता हूँ, है ना। इसका यूज़ करेंगे, देखो सोचो, शाबाश बताएं। देखो हम लगाएंगे बीपीटी का विलोम, याद है इन दोनों को समांतर करना है तो बीपीटी का विलोम लगा देंगे। मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे दिया है कि भैया ए सी और पी आर इसका रेशो बराबर है बी सी और क्यू आर के रेशो के। रेशो बराबर दिया है ना, तो मुझे यहीं से अंदाज़ा लगना चाहिए था भैया यहाँ पे रेशो बराबर दिया है तो मैं साइड्स को तो पहले कर सकता हूँ बीपीटी के विलोम से, है ना। देखो कैसे करेंगे, इस रेशो को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा ताकि बीपीटी लगा पाएँ। ये तो आपको दिया है, पहले इतना नोट कर लो आप, उसके बाद देखते हैं। देखो जी ये आपको दिया है ना, अब आपने लगानी है बीपीटी। तो अगर आप देखोगे तो ए सी बटा पी आर दिया है ओ, और बी सी बटा क्यू आर दिया है, लेकिन बीपीटी लगाने के लिए तो मुझे सिर्फ एक त्रिभुज में रेशो बराबर चाहिए होते हैं ना, दो त्रिभुज के रेशो थोड़ी होते हैं, एक त्रिभुज चाहिए होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा रचना के अकॉर्डिंग। ए सी किसके बराबर है, ये जो ए सी है इसको मैं ई आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं क्योंकि आपने रचना की थी। ए सी को लिख दिया ई आर बटे में पी आर बराबर, बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को क्या लिख सकता हूँ बताओ शाबाश, बोलो आर एफ ना, क्योंकि आपने रचना की थी भाई। बी सी को मैं लिख दिया आर एफ बटा क्या हुआ, बात समझ में आई। अब देखो आकृति में आपका हो गया ई आर बटे में पी आर यानी पूरा, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया आर एफ बटे में आर क्यू। लेकिन बीपीटी लगाने के लिए तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ई आर बटे में ई पी चाहिए ना, है कि नहीं, और आर एफ बटे में एफ क्यू चाहिए। यानी मुझे इस पी आर को चेंज करना पड़ेगा, ये जो पी आर है ना इसको चेंज करना पड़ेगा ई पी में, ऐसे जो क्यू आर है इसको चेंज करना पड़ेगा एफ क्यू में। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसे आप न्यूमरेटर में लाते हैं, ऊपर लाते हैं, तो वही करेंगे हम, लिख देते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, रचना से, हमने चेंज किया तो रचना से किया ना, अब आप इसको करोगे। अच्छा जो ये मैं निशान लगा रहा हूँ ये आपने नहीं लगाने, इसे समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, मुझे पी आर नहीं चाहिए ना ही क्यू आर चाहिए, इनकी जगह कुछ और चाहिए, तो इनको चेंज करना है ना, तो ऊपर लेके जाओ, पी आर बटा ई आर बराबर क्यू आर बटा आर एफ। अब आगे के जो स्टेप है ना ये आप पहले खुद ट्राई करो कि कैसे करते थे, एक जोड़ते थे या फिर हो सकता है कि बार घटाना भी पड़े, है ना, जोड़ के घटा के कैसे करते थे आप खुद ब खुद ट्राई करो। अगर आपने पिछली थ्योरम देखी है तो, है ना, ऑब्वियसली बातें देखी होंगी तभी आप इस पे आए हैं, तो पहले आप खुद ट्राई करो, इसको बनाने की कोशिश करो आर ई बटा ई पी में, है ना, उसके बाद देखना आप।
ये कर दिया। रीज़न क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, पी आर बटा ई आर बराबर आ गया क्यू आर बटा आर एफ के। पी आर बटा ई आर, मुझे क्या चाहिए, मुझे पी आर नहीं चाहिए, ई पी चाहिए। तो कैसे करूँगा, दोनों तरफ मैं एक एक घटा देता हूँ। एक एक जोड़ूंगा तो दिक्कत आएगी, आप जोड़ के देख सकते हो। आप जोड़ोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, मैं घटाऊंगा। पी आर बटा ई आर, और क्यों घटाते हैं क्यों जोड़ते हैं इसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। मैंने घटा दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर ए घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ई आर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर माइनस का ई आर बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आर एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस का आर एफ। पी आर में से ई आर घटाओ, पी आर है ये पूरा, इसमें से आपने ई आर को घटा दिया तो क्या बच गया, ई पी तो बचा। अगर आप जोड़ते हैं ना तब आपका आंसर नहीं आता, तो इसलिए ध्यान रखिए, कई बार हो सकता है कि जोड़ना पड़े, कई बार हो सकता है कि घटाना पड़े। आपको मैं तरीका भी बता देता हूँ। जब ऊपर वाली साइड बड़ी हो तो आप घटाते हैं, ऊपर वाली साइड छोटी हो तो आप जोड़ते हैं। यहाँ पे जो पी आर है वो बड़ी है तो घटाना पड़ता है। 6.3 जो थी थ्योरम 6.3, उसमें वो छोटी थी इसलिए जोड़ना पड़ा था, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्यू आर में से आर एफ घटाओ, क्यू आर में से आपने आर एफ को घटा दिया, क्या बच गया, एफ क्यू बच गया बट्टे में आर एफ। अब देखो क्या मिल गया, ई पी बटा ई आर, ई पी बटा ई आर बराबर एफ क्यू बटा आर एफ। तो अब बीपीटी लगा सकते हो, बीपीटी का विलोम मतलब, है ना। अब बीपीटी का विलोम लगा सकते हो और ई एफ को पैरेलल कर सकते हो पी क्यू के, जो हमें करना था। सेकंड स्टेप यही था ना, है ना। चाहो तो इसको सीधा कर लो, चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे का रेशो चाहिए, नीचे या ऊपर का रेशो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। अब मैं कह दूंगा तो जो ये ई एफ है ये पैरेलल हो गई पी क्यू के। रीजन लिखिएगा, बीपीटी के विलोम से ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया, बहुत छोटी थ्योरम है, मैं जब लिख रहा हूँ ना तो आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन थ्योरम बहुत छोटी है। पहला स्टेप क्या बताया था, बताइए शाबाश, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, इस और इस त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम। दूसरा स्टेप क्या बताया था कि यार ये भुजा को इस भुजा के समांतर करना है। हो गया, 2 स्टेप हो गए। बस अब अपने बस थोड़ा थोड़ा लिखना है बस कि भैया एंगल ए एंगल ई के बराबर था, एंगल ई एंगल पी के बराबर हो जाएगा तो ए पी बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखें। देखो जी, इतना लिख लीजिए पहले आप, मुझे कॉपी करना पड़ेगा एक बार, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना। देखो आप 2 स्टेप कर लिए, अब फाइनल स्टेप पे आगे। और ई एफ पैरेलल हो गया पी क्या हो गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल ई बराबर होगा एंगल पी के। क्यों होगा बताएंगे, एंगल ई और एंगल पी क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, अब यहां पर देखो, एंगल ए बराबर हो गया था एंगल ई के, याद है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, एंगल ए एंगल ई के बराबर कर दिया था। और अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि एंगल ई एंगल पी के बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए एंगल ई के बराबर है, ई पी के बराबर है, तो ए और पी बराबर हो गए, है कि नहीं, है ना। तो हम लिखेंगे तो एंगल ए बराबर है एंगल ई के और एंगल ई बराबर है एंगल पी के। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए और एंगल पी क्या होंगे, बराबर। लिखेंगे कैसे वो देख लो आप डायरेक्टली लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर हम लिख देते हैं पर एंगल ई एंगल पी के बराबर है, लेकिन हमने तो एंगल ई और एंगल ए को भी बराबर किया था, है ना, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम थे तब किया था। तो आप लिख दीजिएगा ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, एंगल एफ एंगल क्यू के बराबर है, अभी हमने किया, लेकिन हमने पहले एंगल एफ को तो एंगल बी के बराबर किया था। रीजन ऊपर सिद्ध किया, कैसे किया था पता है ना, इन दोनों को सर्वांग सम किया था तब। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ई एंगल पी के बराबर है, एंगल ई एंगल ए के बराबर है, तो पी और ए भी बराबर होनी चाहिए।
एंगल एफ एंगल क्या हो के बराबर है, एंगल एफ एंगल बी के बराबर है, तो एंगल क्या और एंगल बी भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ गया। तो आप अभी लिख सकते हो कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, चाहो तो आप एंगल सी और एंगल आर को भी दिखा दो, आपकी मर्जी है, लो दिखा देते हैं, ये तो आपको दिया था ना इसलिए, है ना। चाहो तो ना भी दिखाओ तब भी चलेगा। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गई पी क्यू आर के, पूरी की पूरी, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी पड़ी थी नहीं पड़ी थी, पड़ी थी ना। तो आप कह देना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। लो जी, अब आपकी हो गई थ्योरम सभी खत्म। ठीक है, जब मैं थ्योरम कराता हूँ ना तो मैं खुद सोचता हूँ कि यार क्या तो समझ में आए ना आए, है ना, थोड़ा ऐसा फील होता है। क्वेश्चन में तो होता है कि भाई अपने आप कर लेंगे, एक बार करेंगे दो बार करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। थ्योरम भी आ जाती है, लेकिन थ्योरम में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, 2 या 3 बार निकालनी पड़ती है, और सभी बच्चों के पास इतना पेशेंस नहीं होता। सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि एक ही बार में आनी चाहिए, एक ही बार में नहीं आती भाई थ्योरम, मैं पहले बता देता हूँ। अब ये जो मैंने थ्योरम कराई है, आपको हो सकता है कि 2 या 3 बार देखनी पड़े, तब जाके आपको समझ में आएगी, तब जाके आप इसको निकाल पाएंगे। एक बार में आती है ना तो सब क्या आ जाती है समझ में। ठीक है, तो इसको है ना एक बार वापस से प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद निकालो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आप 6 बार निकाल लोगे तो आपको आएगी नहीं क्या, आएगी, ज़रूर आएगी, है ना। कोई ऐसा हो कि भैया मैंने तो सर 10 बार निकाली, 10 बार देख, मैंने वीडियो को 2 बार देखा फिर भी समझ नहीं आई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप 2 या 3 बार देखो, 2 बार देखो 3 बार देखो, फिर वीडियो कर दो बंद, फ़ोन रख दो साइड में, और फिर निकालने की कोशिश करो, बार बार सोचो कि पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप क्या बताया था, बताना मुझे, पहला स्टेप क्या बताया था बताओ। मैंने इन दोनों को समरूप करना है तो पहला स्टेप क्या बताया था, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग। दूसरा स्टेप ई एफ को पी क्यू के पैरेलल करना पड़ेगा, है ना। तीसरे स्टेप में क्या हो जाएंगे, आपका ये एंगल ए पी के बराबर हो जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। बस 3 ही तो स्टेप हैं, इन दोनों को सर्वांग सम करो और ई एफ को पी क्यू के पैरेलल करो, बस 2 हैं, 3 भी छोड़ो, 2 हैं ना। इन दोनों स्टेप को ध्यान में रखो, और इसके जो सब स्टेप हैं, इन स्टेप के जो हमने छोटे छोटे स्टेप किए हैं उनको फॉलो करते जाओ, बस हो जाएगा आपकी थ्योरम। और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। जो थ्योरम नहीं आते ना, जो मुझे लगता है कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अब तक आई भी नहीं है, तो उसको मैं पहले कह देता हूँ कि भैया मत करो बेशक इसको, लेकिन ये थ्योरम आएगी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को वापस करिए, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, आपको ज़रूर आएगी, और ये करके जानी है। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल आएगा। मैंने कल कह दिया कि एग्ज़ाम बहुत आसान होगा, तो सभी सोचने लगे होंगे कि यार बहुत ज़्यादा आसान आता होगा, इतना भी आसान नहीं आएगा। ठीक है, बस नहीं, तो ये थ्योरम जरूर करके जाइएगा आप। तो फिर कल मिलते हैं, और कल हो सकता है कि मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 कराऊँ, या फिर एक साथ साथ एक टेस्ट भी ले लूँ, कुछ भी देख लेंगे कि या तो टेस्ट लेंगे या फिर आपको एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।